हाँ कि ना? और दूसरा प्रकार कौन सा बनेगा? बी टाइप बन जाता है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय। क्या इसमें कोई समस्या? जल्दी से बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ पर? आपने कहा नहीं मैम। अब नहीं है तो जरा इसके बारे में भी बता देते हैं कि देखिए ये कितने सेल से मिलकर बनी होगी? मेड ऑफ ओनली वन सेल। मेड ऑफ ओनली वन सेल। और ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, मेड ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, बहुत कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, और यहां पर क्या बताएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से, अकेली है भैया, है ना, एक कोशिका से निर्मित। अब मुझे बताओ काम किसके पास ज्यादा होगा? बर्डन इन दोनों में से ए के पास ज्यादा है या बी के पास ज्यादा है? जल्दी से बताइए। ये एक कोशिका से निर्मित है तो मैडम डेफिनेटली काम भी इसके पास ज्यादा होगा, है ना। इसमें कोई भी काम की विभाजकता नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता यहाँ पे। करेक्ट है? तो इसे हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट। ठीक है, कार्य विभाजित नहीं होता। अकेले रह रहे हो तो सारा काम खुद को ही करना पड़ेगा, कार्य विभाजित नहीं होता। एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं, जैसे कि हम बात करें आपके जीवाणु, बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेल्युलर है। बेटा ये डेमो क्लास नहीं है ना, सुन लो पहले इस बात को, ये डेमो क्लास नहीं है, ये आपकी फ्री सीरीज शुरू हुई है। रेलवे को ध्यान में रखते हुए है। 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं, उसमें आपके क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट को कराया जा रहा है। तो वो सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए, और ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रेलवे को टारगेट करते हुए किया गया है। करेक्ट? हाँ जी, ये क्लास डेली चलेगी, और ऐसे ही सिर्फ आज के लिए डेमो नहीं है कि मैम ये फ्री डेमो चल रहा हो, नहीं, ये क्लास डेली यूं ही फ्री चलने वाली है यूट्यूब पे। तो पहुंचा दो जल्दी से, शेयर कर देना, और एग्जाम्पल लिख लीजिए बैक्टीरिया का। कुछ अमीबा का नाम आपने सुना होगा, पैरामीशियम है। ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं एकल कोशिकीय में, और यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, काम विभाजित हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, कार्य विभाजित होता है। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये सारे नाम आप बता सकते हो। ठीक है, पादप हैं, जंतु हैं, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। जी हाँ, इसको लिख सकते हैं आप लोग और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे नोट्स आपको बाकी हमारी पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आशा करूंगी यहाँ पर क्लियर है। नहीं नहीं, जिसने नोट्स पहले बना लिए उनको फिर से नहीं बनाने, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, टेक थिंग्स। हाँ जी, अरे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अभी कहाँ आया, वो तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखिए कुल मिलाकर के हम एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और मैम ये सेल जो है ना, ये घर की तरह होता है। ये तो आप समझ गए कि मैम एक और एक दो इस प्रकार से हमने देख लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं एक कोशिका के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स जो आज का आपका टॉपिक है, जरा इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या है कि मैम हम अगर अपने शरीर की बात करें तो एक पूरी ह्यूमन बॉडी है, बट बॉडी के अंदर क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। बोलो मानते हो कि नहीं? ये क्या है? ये आपके अंग हैं। ऐसे ही कोशिका के अंदर भी अपने क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपके अपने इस सेल के बारे में। ये पूरा बड़ा आपके पास क्या है? सेल है। इस सेल को एक घर की तरह मानना, जैसे घर में चौकीदार होता है ना, और वो बाहर की तरफ बैठकर आपकी सुरक्षा करता है कि भैया कोई बाहर से ना आए। मान लो चौकीदार नहीं है तो मैम हमने एक अलग से गेट लगवाया होता है बाहर, घर का जो मुख्य द्वार होता है, कहते हैं कि नहीं? तो वो मुख्य द्वार हमारे सेल में भी होता है, जो आपके इस सेल की क्या करेगा? रक्षा करेगा कि भाई हर चीज एंटर नहीं हो सकती, कुछ लिमिटेड चीज अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये क्लास एनटीपीसी के लिए बिल्कुल ले सकते हैं आप, और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैम इस पूरे सेल के ऊपर एक झिल्ली लगी हुई होती है, जिसको हम इस कोशिका की दीवार कहते हैं, या सेल की मेम्ब्रेन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये जो बाहरी परत है इसको आप क्या कहोगे? सेल की मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका की झिल्ली है। हम जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो या तो प्लांट का सेल या एनिमल का सेल, और प्लांट में अपनी तरह से होता है, एनिमल में अपनी तरह से होता है। तो क्या मैम दोनों के सेम होंगे? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक जंतु की कोशिका है, तो एक प्लांट का अगर आप सेल देखेंगे ना, तो प्लांट के सेल में एक दीवार तो ये रही, जिसको आप वही सेम नाम से जानेंगे कि भैया ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट्स के पास एक लेयर और एक्स्ट्रा होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये ऊपर की तरफ इसमें एक परत और होगी जिसको हम जानेंगे सेल वॉल। ये सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है, इसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये आपकी एक पादप की सेल है, और ये आपका एक एनिमल सेल कहा जाएगा। तो पहला डिफरेंस तो आपको यहीं पर समझ में आ गया कि प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है, क्या अलग है, कि मैम यहाँ पर सेल वॉल होती है और एनिमल्स में नहीं होती। क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है? भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, पेड़ पौधे हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए एक लेयर लगानी पड़ जाती है। जानवर तो कहेगा अच्छा मेरे ऊपर कोई अटैक कैसे कर सकता है, मैं तो खुद ही रिपेल कर दूंगा, वो जानवर है। ठीक है, हाँ जी भाई, ये क्लास डेली 5 बजे शाम को चलती है। क्लियर? शेयर वेयर करके आ जाओ एक बार बढ़िया तरीके से अपने मित्र यारों तक जल्दी से। तो एक डिफरेंस तो आप समझ गए, चलो अंदर चलते हैं। अब अगर मैं सेल की बात करूं तो मैम जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है, उस मुखिया के आदेश के बिना क्या कोई काम हो सकता है? नहीं। आपके भी घर में होंगे, है ना? तो जिस प्रकार से घर में एक मुखिया होता है ना, ऐसे ही एक मुखिया इन सेल्स के पास भी होता है, जो ब्रेन कहलाता है। इस पूरी कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जाना जाएगा, और वही मस्तिष्क आपके बिल्कुल बीचों बीच में से दिखाई देगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। दोनों में मैम सेम सेम नजर आता है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया कि ये न्यूक्लियस है। केंद्रक के नाम से आप इसको जानते हैं, ये है न्यूक्लियस।
केंद्रक के नाम से, दोनों में सेम होगा। इसी प्रकार से ये रहा इसके अंदर, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके वो भाग जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि मैम हमारे अंदर ना माता पिता से बहुत सारे गुण आए हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे इस न्यूक्लियस में ही बैठा हुआ जो डीएनए है वो सूचनाओं को लेकर आता है। कुछ कहते हैं मैं पापा की तरह लगता हूँ, कुछ कहते हैं मम्मी की तरह लगता हूँ। क्यों, कैसे, क्या वजह है? तो हमारी आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर आने और ले जाने वाला कौन है? वो आपका यहाँ पर बैठा हुआ डीएनए का भाग होता है, जो आनुवंशिक सामग्री वहन करता है, ठीक है। यहाँ पर बैठा हुआ डीएनए का भाग, ठीक। अब इन दोनों के अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसके अंदर अंदर के सारे जो भी और अंग अन्य कोशिकांग होंगे वो तैर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, इस सेल के अंदर एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ होगा पूरे सेल में, और उस लिक्विड को हम किस नाम से जानेंगे? भाई सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो सोचो जरा किस नाम से जानोगे इसको? यहाँ पर इस लिक्विड को कहते हैं कोशिका का द्रव्य, साइटोप्लाज्म। सेल का द्रव्य है, इसको दोनों में होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैम जो मेन पार्ट है वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट और एनिमल सेल। इसी के डिफरेंस को हमें समझना है। सेल प्लाज्मा नहीं, बेसिकली इसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है मन में? तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग तैरते हैं? क्या बताओगे? साइटोप्लाज्म यहाँ पर आप कहेंगे, इसको बताएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है ना कि मैम एक पूरे सेल में लिक्विड है और लिक्विड में ही ये सब तैर रहे हैं। देखो छोटे छोटे से भाग ये तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। ये बिल्कुल बीच वाला भाग, ये कहलाता है केंद्रक के नाम से मुखिया है। ये भैया जब तक उस मुखिया का आदेश नहीं आएगा, है ना, कोई और अन्य काम घर में हो नहीं सकता है। मान गए बात को? समझ गए कहानी को? इसी प्रकार से हमारा न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सेल में बैठी हुई और चीजों को समझते हैं बारीकी के साथ, है ना। इतना पार्ट तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लिया। ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बराबर में ना एक जाल लगा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे। प्लांट हो या एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर कुछ ऐसा जाल लगा होता है। इस जाल को, जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःप्रद्वी जालिका। पहले समझ लो कौन कौन से कोशिकांग हैं। अंतःप्रद्वी जालिका, ठीक है। इस जालिका का काम क्या होता है कि भैया ये आपके कुछ लिपिड्स को और कुछ प्रोटीन्स को बनाने में मदद करती है, कि मैम ये तो लिपिड्स बनाएगी या कुछ प्रोटीन का निर्माण करेगी। एक सतह जो होती है इसकी वो चिकनी है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होता, लेकिन दूसरी सतह ऐसी होती है जहां पर क्या लगे हुए होते हैं? कुछ राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, और जहां राइबोसोम नाम का एक पदार्थ चिपका हुआ होगा, उसी की तरफ से हमें प्रोटीन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा एक भाग है अंतःप्रद्वी जालिका। इस पूरे प्लाज्मिक वाले भाग के अंदर ये बैठा हुआ होता है, ठीक है, जाल लगा हुआ है मैम। यहाँ से जो भी चीज़ बनेगी ना, उसको देखने वाला कौन है, उसको पैकेट बनाने वाला कौन है, उसको आगे पहचानने पहुंचाने वाला कौन है? तो ऐसी कुछ गोल्गिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं, बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर बैठी होगी ना, यहाँ कहीं आपको दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं गोल्गिकाएं। कुछ ऐसी चपटी चपटी सी डिस्क। इसका काम क्या है कि यार यहाँ से ना प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, फटाफट से उसको पकड़ेगी और पकड़ करके क्या करेगी? पैकेट बना देगी। जैसे घर में आपके मान लीजिए कुछ बन रहा है, तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारी छोटी बहन जो है ना, तो क्या करेगी? जल्दी से जाके देख कर आएगी कि अच्छा आज मम्मी ने ये बनाया है, फटाफट से आके तुम्हें बताएगी। वही काम हमारी गोल्गी बॉडी करती है, तुरंत देखती रहेगी, अच्छा ये बन गया, फटाफट से पकड़ेगी और उसके पैकेट बनाएगी और आगे भेज देगी कि अच्छा ये बन चुका है, तो अब इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इसका मेन काम ही यही होता है कि ये पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। इसे कहते हैं गोल्गी बॉडी, हिंदी में गोल्गी काय, ठीक है। इसी प्रकार से इस पूरे सेल में इतनी सारी क्रियाकलाप चल रही है मैम, तो एनर्जी भी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपका एक कोशिका का अंग और होता है कुछ इस प्रकार से, इसे नाम देते हैं सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जानोगे इसे? सूत्रकणिका के नाम से। तो ये सूत्रकणिका का काम होता है जो आपके इस पूरे सेल को ऊर्जा देने का काम करती है। पावर हाउस के नाम से जानी जाती है, ऊर्जा घर के नाम से जानी जाती है। भैया एनर्जी कौन दे रहा है? तो ये आपके एनर्जी देने का काम यहाँ पर कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बताओ, कोई डाउट इसके अंदर? अब इनके बारे में ही हमें पढ़ना है, यही छोटे छोटे से कोशिकांग होते हैं, है ना। इसको एक बार हम फटाफट से लिख लेते हैं इन सभी चीजों के बारे में। कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? सवाल भी लगवाऊंगी, उससे पहले जरा देख लीजिए कि मैम बात चल किसके बारे में रही है, ठीक। आओ जरा, देखिए भाई, ये आपका पूरा का पूरा एक सेल है जो आपको नजर आ रहा है। अब एक एक करके पार्ट पर आते हैं, जैसे कि ये कहलाती है हमारी सेल वॉल। ये पूरा देख रहे हो ना, अंदर की तरफ मैम पदार्थ भरे हुए हैं, लेकिन बाहर की तरफ ये जो परत है, इस परत को हमने क्या नाम दिया? सेल वॉल का नाम दिया, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपके क्वेश्चन थ्योरी के साथ में ही करवाए जाएंगे। पहले थ्योरी समझेंगे, फिर सवाल करेंगे मैम। और अगर अलग से प्रैक्टिस करें तो बड़ा एक सेशन और बढ़िया सा तुम्हारे लिए लगाएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि आपको इस पूरे हफ्ते जैसे हम क्लासेस कर रहे हैं, संडे वाले दिन आपके लिए मॉक लगाया जाए, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन भी रिवाइज कर पाओ। क्योंकि बच्चों का एक बड़ा सवाल आता है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मैंने 4 चैप्टर कर लिए, हफ्ता पूरा मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की संडे वाले दिन भी कराई जाएगी। आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, और क्वेश्चंस इसके साथ साथ भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। पहले टॉपिक को क्लियर करते चलिए, और मजा आ रहा हो तो भाई सेशन को फटाफट से क्या कर देना? शेयर कर देना। देखो पहला कोशिकांग है सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। फटाफट से बताओ कि ये मैम किस किस के अंदर पाई जाती है? प्लांट्स में होती है या एनिमल्स में होती है? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किस में मौजूद होगी? प्रेजेंट इन, आपने कहा मैडम ये तो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट्स में है तो किससे मिलकर बनी है? सबसे बड़ा सवाल, कई बार पूछ लिया गया है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, तो आप बताएंगे कि भैया प्लांट्स में होती तो है, मेड ऑफ सेल्यूलोज। किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। इसके अलावा भी ये बैक्टीरिया में होती है,
कुछ हमारे देखो ये एनिमल्स में नहीं होगी मैम, बाकी कई जगह दिखाई देगी। आपसे पूछे बैक्टीरिया में है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई बिल्कुल होती है। बैक्टीरिया में किससे मिलकर बनी होती है, तो एक नाम बता देना, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, आपसे पूछे कि क्या ये कवक के अंदर होती है, फंगस के अंदर होती है, आप कहेंगे हाँ भैया होती है, काइटिन से मिलकर के ये बनी होती है। ठीक है, ऐसे भी नाम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन, और यहाँ बताएंगे सेल्यूलोज से। ठीक है, ये आपके जीवाणु और कवक में। शैवाल में पूछे एल्गी में किससे मिलकर बनी है, तो शैवाल भी एक प्रकार का प्लांट है, आप बता सकते हैं यहाँ पर भी सेल्यूलोज से मिलकर के ये बनी हुई होती है। ये डायरेक्टली पूछ लेता है भाई किस किस की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, तो आपके ये चारों पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, क्लास शाम 5 बजे से चलती है। इसके अलावा एक नोट लिख लेना, एब्सेंट इन एनिमल्स, एब्सेंट इन एनिमल्स, जंतुओं में अनुपस्थित, एनिमल्स में होगी क्या, नहीं होती मैम। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स, पौधों में क्या पाई जाती है, ये बाहरी परत होती है, बाहरी परत पौधों में होती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी को। अब मैम ये बटी हुई भी होती है, 2 से 3 लेयर्स होती है जो मिलकर के इस पूरी लेयर को बनाने का काम करती है। ठीक है, अब चलो सुनो जरा बात को, इसके अंदर पूछे ना कि किससे मिलकर बनी है, तो आप बता देना इट इज मेड ऑफ 3 प्रकार की झिल्लियां, एक प्राथमिक झिल्ली प्राइमरी वॉल, दूसरा आती है सेकेंडरी वॉल, एक द्वितीय लेयर होगी, और एक और आती है जिसे हम मध्य लेमेला के नाम से यहाँ पर जानते हैं, मिडिल लेमेला। ठीक है, प्राथमिक झिल्ली, फिर द्वितीय झिल्ली, और साथ में मध्य लेमेला। ये 3 चीजें हैं जो मिलकर के आपकी इस सेल वॉल को बनाने का काम कर रही हैं। ठीक है, कोई डाउट भाई किसी के मन में? बिल्कुल, आप लोगों ने अगर 10th के बाद ये पढ़ा है तो आप इसीलिए देखो, मेरा एक ही आप लोगों को सजेशन रहेगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना मैम, तुम इन नोट्स को फॉलो कर लेना, और एक एक सवाल आप लोगों को अपने चैप्टर वाइज यहीं से मिल जाएगा, आपने जगह जगह नहीं भटकना है, डायग्राम हो, पीडीएफ हो, क्लास में नोट्स हो, थ्योरी हो, पीवाईक्यू, सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पे। तो आप ऐसा मेहनत करो तो सही। आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से पूरे 25 दिन साथ निभाने वाले हैं, बस मैं ये जानना चाहूंगी। नोट्स देख करके, थ्योरी देख करके कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मैम 400-500 सवाल करा दो, किस्सा ही खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। बेटा वो होता है जैसे कहते हैं ना हवा में तीर मारना, तुम ऊपरी तैयारी करके जाना चाहते हो तो आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको पढ़िए, अपना नींव जो है उसे मजबूत करिए। जब आपको पता है कि सेल वॉल के बारे में इससे हटके कुछ नहीं पूछेगा, तो ये पढ़ के जाओ ना, पर काहे समस्या लेते हो। पीवाईक्यूज लगाओ, सामान्य विज्ञान रेलवे की आ चुकी है, उसके माध्यम से 4500 से ऊपर पीवाईक्यूज है, करो बढ़िया से मेहनत। ये देखो आज जितने हाथ उठे हुए हैं ना, बस मैं यही चाहती हूँ कि देखो आप में से जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर 1% भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये कहलाती है हमारी सेल वॉल। ये आप देख सकते हो 1 2 3 इस प्रकार से बटी हुई होती है, इसमें लेयर्स जो होती हैं, एक प्राइमरी वॉल, एक सेकेंडरी है और एक मध्य लेमेला, इस प्रकार से ये अरेंज होती है। इसके बाद इसके अंदर की परत आती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव है, बहुत चूजी है, कहती है भैया अगर तुम काम के हो तो शरीर में आने दूंगी, सेल में आने दूंगी, वरना बाहर से विदा कर दूंगी। ठीक है, ये देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एक सेल है, इसकी बाहरी परत, इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानेंगे। ये प्लाज्मा झिल्ली सिलेक्ट करती है, जैसे घर के बाहर चौकीदार जरा देखेगा, अच्छा अच्छा रिश्तेदार हो, दोस्त हो तो अंदर जाओ, वरना जब आप अनजान है तो फिर आप घर में क्यों जाएंगे। सेम काम इसका है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बाहर से तो आपको एक सिंपल पार्ट दिख रहा होगा ना, लेकिन अंदर से देखोगे तो मैम कुछ ऐसा सैंडविच सा बना देते हैं इसके स्ट्रक्चर का। बोलो दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ पे, मैम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रूप। आप बोलेंगे ये क्या है भैया, ये कौन सा बर्गर बना के तैयार कर दिया है। एक्चुअली में ये आपके ऊपर और नीचे कुछ लेयर्स लगी हुई हैं फॉस्फोलिपिड की, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है। अंदर की तरफ ये देखो कुछ प्रोटीन अंदर धसे हैं, कुछ प्रोटीन बाहर दिख रहे हैं, तो इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के पूरी द्विकला द्विपरत बनाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं मैम, कुछ ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है ना। पहला आपने लिखा सेल वॉल के बारे में, दूसरा लिखना सेल की मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी ये जानी जाती है। अब ये प्लांट्स में होगी या एनिमल्स में होगी या दोनों में होगी, फटाफट से बताओ, क्या ये सिर्फ प्लांट्स में है, सिर्फ एनिमल्स में है, या फिर दोनों के अंदर उपस्थित होगी, क्या लगता है। हाँ भाई, ये दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो लिख लेना इसके बारे में, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके ऊपर अभी 2024 में भी प्रश्न आया था आपके टेक्नीशियन के पेपर में और एएलपी के पेपर में। अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी तो आपका होगा, तब देखते हैं मैम, पादप व जंतु दोनों में उपस्थित। इसी के साथ आप बताएंगे इट इज मेड ऑफ, किससे मिलकर के बनी है। पहला, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की द्विपरत द्विकला होती है, जैसा कि मैंने बताया एक लेयर ऊपर होगी और एक लेयर नीचे होती है। तो आप बताएंगे फॉस्फोलिपिड की द्विकला। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि अंदर की तरफ भी हैं, उनको इंट्रिंसिक कहूंगी, और बाहर की तरफ हैं तो उसको एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से आप इन्हें जानेंगे, यानी बाहरी व भीतरी प्रोटीन ये भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
इसके अलावा पाए जाते हैं कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट की चेन जो ऊपर की तरफ लगी होती है। ये पूरा का पूरा ना एक स्ट्रक्चर है जो कहलाता है तरल मोज़ैक प्रतिरूप या फिर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये जो स्ट्रक्चर ये जिसमें तीनों के तीनों अरेंज हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आप बताएंगे? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये मॉडल जो है वो बताया गया था इसकी क्वासी नेचर को बताने के लिए। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तरल मोज़ैक प्रतिरूप। और ये किसने दिया था तो बता देना भैया, बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसको याद करने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि ये सिंगर और निकोलसन ने लगभग 1972 में यहाँ पर दिया था। सिंगर थे, गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते निकल लिए। कहाँ निकल लिए मैम हमें भी नहीं पता, चलेगा बस कहीं। तो सिंगर और निकोलसन ने कब दिया? 1972 के वर्ष में ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो यहाँ पर दिया था। और इसी के साथ क्या नाम है इस मॉडल का? तो तरल मोज़ैक प्रतिरूप के नाम से ये जाना जाता है। और इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल लेयर कही जाती है। तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में कि इट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल, हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। कुछ ही इन एंड आउट एंट्री कराती है, बाकी को बाहर रोक देती है। भैया यू आर नॉट हमारे घर के, है ना, तुम दूसरे घर के हो, तुम बाहर रहो, तुम हमारे घर में नहीं आ सकते। बोलो कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? चलो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। भाई एक सवाल लगा दूं बढ़िया सा, जल्दी से बताओ। मैम ये हरियाणा की है। मैम हरियाणा की थोड़ी है, मैम यूपी से है भाई साहब। मैडम को तुमने हरियाणा की बना दी, वो बात अलग है कि हरियाणवी आ गई है थोड़ी थोड़ी, है यूपी की भाषा, यूपी वाले ठहरे हम। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ देखो सवाल। अब इसके ऊपर इस वर्ष भी क्वेश्चन आया है और पहले भी मैम इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। क्वेश्चन जरा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा दूं, लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेल के नाभिक के अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? एक सेकंड, ये नहीं था। चलिए लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल? कौन सा कोशिकांग केवल पादप सेल में पाया जाता है? अब तुमने आंसर तो देखो सबने गलत लगाया पिछले वाले क्वेश्चन का भी। साइटोप्लाज्म जो लगा रहे थे, आंसर होगा उसका न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको आगे बढ़ाऊंगी इसीलिए जरा वो क्वेश्चन जो है वो हटा दिया। अब क्या उत्तर होगा जल्दी बताओ। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में? तो मैडम हमारा सेल वॉल। अभी तक तो एक ही चीज पढ़ी है तो आपको तो तुरंत से आंसर कर देना चाहिए कि सेल वॉल ही होता है मैम, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल्स में होता नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सेल वॉल जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल के अंदर उपस्थित होती है और कहीं पर भी पाई नहीं जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल जो है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बनी होती है? हाँ भाई किससे मिलकर के बनी है जरा बताओ तो। दीपांशु जी कुछ लोकेशंस पर अवेलेबल नहीं है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, तो लोकेशंस की वजह से नहीं हो पा रहा है, फ्लिपकार्ट वहाँ अवेलेबल नहीं करवाता है, जहाँ पर है वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, और नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहा है, फॉस्फोलिपिड्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इनसे मिलकर के बना होता है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मैम बहुत सिंपल सा पार्ट है, यही हमसे पूछ रहा है कि भैया ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है। ये पूरी की पूरी मॉडल देखो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऊपर की तरफ फॉस्फोलिपिड, नीचे की तरफ फॉस्फोलिपिड, बीच में धसे हुए प्रोटीन्स अंदर और बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। तो भैया कुल मिलाकर के इसी को हम क्या नाम देते हैं आपका, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से ये यहाँ पर जाना जाता है। अब बात करें आप लोगों के अभी रिसेंट में जो पेपर हुए हैं, देखो उसके अंदर भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं, और इसी के साथ मैं आपको बताइए प्रीवियस ईयर भी दिखा देते हैं। एनटीपीसी 2021 का सवाल है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल व्हिच सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? जो बाहरी वातावरण से आपके कोशिकांगों को अलग रखता है वो किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल, नर्व सेल या स्मूथ मसल सेल? मतलब देख रहे हो तुम, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा है और इन्हें कमेंट सेक्शन में अपनी अलग ही दुनिया में खोना होता है। भाई ये सारी चीज़ों के लिए ना जीवन में बहुत समय मिलेगा। आज अगर अपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया ना तो यकीन मानो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आज ही समय बर्बाद कर लिया तो आगे हमेशा परेशान होते रहोगे, मैम अब क्या करूँ? तो मेहनत कर लो एक बार सीरियस होके, हैं ये भैया जी और भाभी जी सब मिल जाएंगे बाद में। जिसने पहले कर लिया मैराथन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग के रीसेंट बीवाईक्यूज को अपडेट करते हुए थ्योरी आपको कराई जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जो कि ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिंपल सी बात है मैम, यही एक बाहरी वातावरण से हमें क्या करता है, अलग करता है। भाई इन एंड आउट की व्यवस्था कौन संभालेगा? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी संभालता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट किसी के मन में? बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, बिटवीन फैट एंड टिश्यू, बिटवीन नर्व्स एंड सेल, या बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। कहां होता है साइटोप्लाज्म, ये जेली जैसा पदार्थ? बताओ बताओ जल्दी से। सानवी, गुड्डू, अभिलाषा, ग्लूमी, रिया, ऋतु, पायल, अजय कुमार, टिंकू कश्यप, बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, कह रहे हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। एक्चुअली में देखा जाए तो साइटोप्लाज्म कहाँ भरा हुआ था मैम? पूरे सेल में ही भरा हुआ था। ये मेरे पास सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है और अन्य कोशिकांग भी हैं। तो क्या मैं ये कहूंगी कि न्यूक्लियस और बाकी के ऑर्गेनल्स के बीच में है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है? क्योंकि मैम ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस, इस पूरे हिस्से में ही तो मौजूद है। क्यों? इस पूरे हिस्से में ही तो मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता? क्यों जल्दी से बताओ भाई, डी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सबने पलटी खाती तुरंत आंसर। अरे भैया डी होगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये पाया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैम पूरे में भरा हुआ है। अब उसमें मैं सिर्फ स्पेसिफाई करूं कि न्यूक्लियस और कोशिकांगों के बीच में, तो ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार के सवाल जो है जैसे आप इसमें भी देख रहे हो,
ये आपका यहाँ पर बन जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2021 का, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द स्केलेटन कॉल्ड? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या लगाएंगे आंसर? ग्रुप डी का फॉर्म कौन से जोन से भरे? संजू इंदौरिया। देखो मैंने इसी चैनल पे ना आपकी एक वीडियो बनाई हुई है, आपके स्पेशल इवेंट्स जो रेलवे के हैं उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि सेफ जोन क्या है, वहां से अपना देख करके। और सेफ जोन कुछ नहीं होता मैम, जहां से इंसान काम कर पाए वो सेफ है आपके लिए। पहली प्रायोरिटी उसको रखना, फिर देखना ये वैकेंसीज का आंकड़ा, उसकी वीडियो बना दी है, चेक कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन लगा रहे हैं डी साइटोप्लाज्म, बहुत बढ़िया। जेली जैसा पदार्थ जो न्यूक्लियस और बाकी के स्केलेटन के बीच में, वही बात है, ये रहा स्केलेटन, ये रहा न्यूक्लियस, इसके बीच में पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी बॉडी के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन और आपका सेल वॉल कैसे उपस्थित होता है। इसके बाद वो भाग आता है जिसको हम कहते हैं आपका पूरा कंट्रोल करने वाला, यानी न्यूक्लियस। ये दिखाई दे रहा है मैम, ये पूरे सेल के बीचों बीच में जो हिस्सा बैठा होता है उसी को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस यानी कि पूरी बॉडी का, पूरे सेल का जो कंट्रोलर होगा, जो नियंत्रण करेगा। जैसे कहते हैं हमारे ब्रेन से ही सारी सूचनाएं आती हैं, जब तक ब्रेन हाँ नहीं कर देता आप कुछ भी फैसले नहीं ले पाते। उसी प्रकार से आपके सेल के अंदर एक नाभिक ही होता है जो सारे के सारे कंट्रोल और नियंत्रण को यहाँ पर पूरा करता है। तो ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस। देखो बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहे हैं, चलेगा मैम, लेकिन ये है अपना न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ भी अगर आप देखोगे, ये देखो बिल्कुल सेंटर में, इसके ऊपर अपनी डबल मेम्ब्रेन लगी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। मतलब इसके बाहरी भी दो परत होंगी जो कि इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसी के साथ इस नाभिक के ऊपर कुछ ऐसे छिद्र लगे हुए होते हैं, दिखाई दे रहा है भाई, पूरे पूरे छोटे छोटे से छिद्र हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ही कोई भी पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर जाता है या बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो छिद्र देख पा रहे हैं इनको न्यूक्लियस या केंद्रक के छिद्र कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जाना जाता है। और अंदर क्या है मैम? अंदर बैठे हैं डीएनए, मौज कर रहे हैं अपना अंदर, है ना। तो जरा इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तीसरा पार्ट लिखिएगा, न्यूक्लियस हिंदी में केंद्रक कहा जाएगा, नाभिक के नाम से जाना जाएगा। इसको पहला आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कहेंगे, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क। और मस्तिष्क है तो पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा? इसी के हाथ में होगा। यानी ये क्या कर रहा है मैम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण का कार्य। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लो और समझ लो तो आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास सेल और ये हमारे पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहरी तरफ एक और झिल्ली लगी है, तो ये कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है? 2 झिल्लियों से। जल्दी से बताओ कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है? ये 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। दूसरी चीज मैम, जैसे कि आपने कहा था ना यहाँ पर लिक्विड होगा, भाई सेल के अंदर के लिक्विड को मैंने क्या नाम दिया? आपने बोला मैम इसको आपने साइटोप्लाज्म कहा है। क्या कहा है मैंने? इसे साइटोप्लाज्म कहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोशिका के अंदर बैठा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य, ठीक। अब ऐसे ही ना मैं इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भर देती हूँ। ये न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। देखो इधर, ये रहा। यहाँ जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को मैं किस नाम से जानूंगी? तो आप कहेंगे भैया ये लिक्विड कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक का द्रव्य। ये कोशिका का था ऊपर वाला, लेकिन ये केंद्रक के अंदर बैठा है तो केंद्रक का द्रव्य यहाँ पर बन जाएगा। कोई डाउट इसको समझने में? ठीक है, क्लियर है मैम। अब इसके अंदर क्या है ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर और क्या चीजें होती हैं। इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक हिस्सा होगा न्यूक्लियोइड के नाम से, और चारों तरफ ऐसे डीएनए जो है वो घूम रहे होंगे, है ना। ये डीएनए आपके घूम रहे होंगे कुछ ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। तो इसके अंदर न्यूक्लियोइड भी है और साथ में डीएनए भी पाया जाता है। परत कितनी है? द्विपरत है, यानी डबल बाइलेयर्ड होगा और उसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। तो अगर पूछ ले कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अभी एक एक पार्ट पढ़ेंगे बारीकी से। ठीक है, इट हैज, पहला अंदर की तरफ एक द्रव्य है न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा ठीक है, दूसरा आप बताएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन भी कितनी है? 2। तीसरा आप कह सकते हैं न्यूक्लियोइड, बीचों बीच में बैठा हुआ है न्यूक्लियोइड। और नंबर चौथा कहलाता है इसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स, जो गुणसूत्र के रूप में आपके डीएनए जो है वो बंधे हुए यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स लिख लो, डीएनए लिख लो, क्योंकि डीएनए से ही मिलकर के आपका क्रोमोसोम जो है वो बनके तैयार होता है। तो इन चारों पॉइंट्स को आप बता सकते हैं कि ये हमारा केंद्र का द्रव्य है, ये केंद्र की झिल्ली है, ठीक है, इसको लिख लेना न्यूक्लियोइड, और ये गुणसूत्र आपके बन जाते हैं। तो इसके अंदर ये सारा भाग उपस्थित होता है। न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए भी होगा और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी ये कहा जाता है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? हाँ भाई, अभी इनविजिबल फ्रेंड एक बात पूछ रहे हैं कि भैया ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या होता है। देखिए इसको भी हम आपके डाउट को भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जब बात आती है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड अपना भरा हुआ है तो हमने उसको नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है ना, जैसे ही इसके पास न्यूक्लियस आ जाता है तब आप कहते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि मैम ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। देखो ये सेल है, सेल के अंदर लिक्विड है खाली, अभी न्यूक्लियस नहीं है, तब मैं इसे क्या नाम दूंगी? साइटोप्लाज्म। लेकिन जैसे ही इस सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, अब यही साइटोप्लाज्म किसमें बदल जाएगा? प्रोटोप्लाज्म में। तो बस नाम का फर्क होता है ना, है वही चीज। ये आपका जीवित द्रव्य यहाँ पर दिखाई देता है। समझ गए कहानी को? नहीं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल प्लस न्यूक्लियस। सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो आप उसको क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म का, अदरवाइज ये बन जाएगा साइटोप्लाज्म।
जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल भाई जीरो से ही आप हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं, राइट। सेशन को शेयर कर दें, देखो दिल से बताओ एक बार, आज की क्लास में चीजें समझ में आ रही हैं तो मैम थम्स अप का साइन फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ये काम आप लोग का है। मेरी मेहनत बस ये है कि मैं आप लोग को एक एक पार्ट बारीकी से समझाऊं और आप अपने नोट साथ साथ में बनाते चलें, ठीक है। मुझे नहीं पता वाला रूल याद आ गया ना, देखो अभी आगे आएगा वो भी। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। इसकी खोज के बारे में पूछ ले तो डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो ये सारा मेन पार्ट है जो हम न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक नहीं थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। 1833 टू 31 ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका ईयर जो है वो आप बता सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही। तो मैडम ये है मुख्य ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बाद इसके साथ लगे हुए कोशिकांगों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगला जो कोशिकांग आता है उसे कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। ठीक, अब देखिए बहुत सारे कोशिकांग यहाँ पर बनते हैं, आपने इसके बारे में तो मैम समझ लिया। हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक टेबल जो है वो बनाई हुई है, जिसके माध्यम से आप अपना संपूर्ण पार्ट जो है उसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग यहाँ पर आपके व्यवस्थित होते हैं। देखो इधर पहला पार्ट हमने जाना, ये हमारी सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। यानी सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? श्लीडन एंड श्वान के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ये टेबल मैं तुम्हें हिंदी में भी अपलोड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी, 1833 में करी। उसके बाद आया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। सूत्र कणिका आपके बॉडी में क्या करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ऊर्जा बनाने का काम करती है। तो जब भी आपसे ये प्रश्न आए कि एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। इसका काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन में ये मदद करती है, ऊर्जा बनाने का काम करती है, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण। और ऊर्जा किस रूप में बनाती है? ये प्रश्न पूछ ले तो आप बताएंगे एटीपी के रूप में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से एनर्जी बनाती है। किसने खोज करी इसकी? तो आप बताएंगे रिचर्ड अल्टमान नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1894 में सबसे पहली बार इसकी खोज करी। फिर इसका जो नामकरण है वो बेंदा ने 1898 में यहाँ पर दिया था। इसी को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, लिख लेना, पावर हाउस। इन्वर्टर, बैटरी, ये सारे काम इसी के हैं, नाम इसी के हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे न्यूक्लियस को कहा था ना कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं कि ये पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों भाई? पावर बना रहा है तो पावर हाउस बन जाएगा। क्लियर है? तो अल्टमान ने इसकी खोज करी और बेंदा ने इसका जो पूरा का पूरा नाम है वो यहाँ पर 1898 में दिया था। इसके बाद वो जाल आता है जो न्यूक्लियस के बराबर में चिपका हुआ था, जिसको हम अंतःप्रद्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी खोज करने वाले क्लॉड और पोर्टर थे 1945 में। ये टेबल, ये चार्ट एज इट इज आपके नोट्स में बना होना चाहिए, पीडीएफ में हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। होगा क्या? ठीक है, होगा क्या कि मैम जब हम अपने सारे इन चार्ट को बना लेंगे ना कि एक तरफ कोशिका के अंग, एक तरफ इनके वैज्ञानिक किसने खोज करी और एक तरफ उनका कार्य, तो हमें ही आगे जब आपका पेपर आएगा ना नजदीक तो रिवीजन करने में मदद मिल जाएगी। तो इस काम को जरूर से करिएगा। जी हाँ, ये बनाता है लगभग 36 से 38 एटीपी जब ऑक्सीजन पूरी होती है, और जब नहीं होती तो 2 एटीपी, ठीक है। यहाँ पर अंतःप्रद्वी जालिका है, ये बनाती है प्रोटीन्स और लिपिड को, प्रोटीन एंड लिपिड का ये निर्माण करती है। इसी प्रकार से गोल्गी बॉडी बताई थी, गोल्गी का है, ये कैमिलो गोल्गी ने कब बनाई थी? 1897 में, और इसका नामकरण हुआ 1898 के अंदर। इसके दो मुख्य काम होते हैं कि ये मैडम पैकेजिंग करती है, पैकेट्स बनाती है, और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। मैंने बताया था आपको अभी कि ये छोटे छोटे से पैकेट्स बनाएगी और आगे भेजने में मदद करती है। कुल मिलाकर के छोटे छोटे पैकेट्स बना के आगे भेज देना, ये काम किसका है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम का जो कोशिकांग है ना, ये लाइसोसोम आपके आत्मघाती थैली के तौर पे जाना जाता है। क्रिश्चियन डी दवे ने 1949 में इसकी डिस्कवरी करी थी। बड़ा छोटा सा होता है मैम, लेकिन ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जिसके द्वारा जो भी आसपास का सेल में पाचन होना है वो पूरा कराता है। और अगर वो एंजाइम ज्यादा मात्रा में बन जाए तो खुद तो ये डाइजेस्ट हो ही जाता है, आसपास में जो है उन्हें भी डाइजेस्ट करने में मदद कर देता है, उनकी भी आत्महत्या करा देता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? ये सुसाइडल बैग, कई बार क्वेश्चन आया है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, आत्मघाती थैली। देखो एक बात का ध्यान रखना, आपके एसएससी में तब भी मैम थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लेता है, लेकिन रेलवे में ग्रुप डी का ही पेपर क्यों ना हो, आपके लिए जितना पूछा जाता है ना वो एक बेसिक लेवल है जो कि हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ये प्रयास मत करना कि मैडम मुझे नीट का पेपर देना है या मुझे पीएचडी करनी है तो हम तैयारी कर लेते हैं, नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना ग्रुप डी का पेपर निकालना है। और ये जो चीजें आपको प्रॉपर्ली नोट्स के साथ कराई जा रही है मोर देन इनफ है। क्लियर है? मैं आपको एक बात बता दूं, पीवाईक्यूज में कई सारे ऐसे सवाल बन चुके हैं बच्चों के जो कि वो अपने प्रॉपरली क्या देखते हैं, देखो जैसे कि ये रहा, अपने नोट से आपके सीधे सीधे सवाल जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कोशिकाओं में किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? बताना, 2022 एनटीपीसी का सवाल है, क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। आंसर बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं इन डेप्थ मैम ये नहीं है इसके मुझे 15-16 पेज के एक सेल के नोट्स बनाने, नीट वाला बनाता है इसके लंबे लंबे से नोट्स बनते हैं, उसको बनाने पड़ते हैं, इसमें और काफी चीजें आ जाती हैं। अपने को दो टूक बात मैम याद करनी है, नोट्स का रिवीजन करना है और नोट्स को बनाना है, ये हाथ से लिख लेना, थोड़ी कलम